जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। हमारे देश में कहावतें हजारों साल के अनुभव से बनी हैं। ऐसी ही एक कहावत है कछुए और खरगोश की। आप सबने 5वीं में या 6ठी में या 7वीं में ये कहानी खुद भी पढ़ी होगी और अपने बच्चों को भी पढ़ाई होगी। दूसरी कहावत है, मुंशी जी ने कहा कि औसत तो बिल्कुल ठीक था लेकिन नदी में बच्चा डूबा क्यों। ये दोनों कहानी बिहार से कैसे रिश्ता रखती हैं, आप इसको जोड़िए। मैं आपको घटनाएं बताता हूं। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जी को लगता था कि उनके पास जातियां हैं और दोनों मिलकर जब उनकी मर्जी होगी नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे और हवा में उड़ा देंगे और बिहार की सत्ता जो 5 साल पहले लालू प्रसाद जी से छूट गई थी उसको हाथ में ले लेंगे। लेकिन उपचुनावों के बाद जिस तरह से लालू जी ने जश्न मनाया या आरजेडी ने जश्न मनाया, उससे लोग चौंक गए। उन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ये सत्ता में आए और उनके आगे 15 साल की कहानी बिल्कुल चलचित्र की तरह से टेलीविजन पे जिस तरह सीरियल चलता है लोगों के आंखों के सामने दोबारा उसका रिप्ले हो गया। आपको एक चीज और बता दें कि चुनावों में, इन चुनावों में और खासकर चुनावों से पहले जब लालू जी घूमे, उनकी भाषा में जनता से यह लहजा नहीं था कि हमने जो किया वो कुछ गलत किया या आप हमें नया मौका दीजिए या हम आपके लिए विकास करेंगे या हम वो सारी चीजें नहीं होने देंगे जो हमारे समय में हुई। और सबसे ज्यादा किस चीज से लोग परेशान थे? लोग विकास से ज्यादा परेशान थे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से। पटना रेलवे स्टेशन पर मैं पिछले 2005 और 2000 के चुनाव में पटना में था। एक सज्जन आए हमारे परिचित, सिर्फ अंडरवियर पहने हुए। क्या हुआ? कहने लगे कुछ नहीं, स्टेशन से सवेरे 4 बजे उतरे और लोगों ने कट्टा दिखा करके पहले रिक्शे वाले को लूटा, फिर मुझे लूटा और कहा अब घर जाओ। रिक्शे वाले शाम 7 बजे के बाद पटना में रिक्शा चलाने में डरते थे। इस लूट का रिश्ता किसी अमीरी से नहीं था, जो मिले उसे लूट लो। ये जो अराजकता सी थी वो लोगों को बहुत परेशान कर गई और लालू जी ने कहीं ये वायदा नहीं किया कि वो इस चीज को दोबारा नहीं आने देंगे। दरअसल संकेत क्या होता था? संकेत यह होता था कि 5 साल से तुम सत्ता से बाहर हो, सत्ता में आना है कि नहीं आना है, हमको पावर में लेके आओ, हम तुमको सत्ता में और हम तुमको पावर में लेके आएंगे। किसको पावर में लेके आएंगे? लोगों ने इसका मतलब निकाला कि उन्हीं अपराधियों को, जिन अपराधियों को लालू जी के जमाने में छूट मिली हुई थी, और इसने लोगों को उन चीजों से उनका ध्यान हट गया जो चीजें नीतीश जी ने नहीं की थी। नीतीश जी ने बहुत कुछ किया लेकिन नीतीश जी ने बहुत कुछ नहीं किया, पर लोगों के आगे अपनी जान और अपनी माल का खतरा इस चुनाव में एक बड़ा अवचेतन मन में सवाल बन के उभरा। और लालू जी ने चूंकि इसको कहीं पर भी साफ नहीं किया, इसलिए ये पहलू लालू जी के खिलाफ गया। लालू जी ने अपने को मुख्यमंत्री घोषित करके दूसरी बड़ी गलती की। लालू जी अगर रामविलास पासवान को मुख्यमंत्री घोषित करते, नया चेहरा होता, नई शैली होती, शायद बिहार के लोग कुछ दूसरी तरह से सोचते, लेकिन लालू जी ने ऐसा नहीं किया। हुआ क्या? इन लोगों ने सोचा कि हम महाबली हैं, हम तो कभी भी रेस जीत जाएंगे। दूसरी तरफ नीतीश कुमार जी ने धीरे से महिलाओं को आरक्षण दिया, यानी सत्ता में हिस्सेदारी दी। अति पिछड़ों को आरक्षण दिया, यानी सत्ता में हिस्सेदारी दी। अति पिछड़ों को आरक्षण देना, दरअसल पिछड़ी जातियों में ये माना जाता था, लोगों में जो उनसे कमजोर जातियां थी जिनको नीतीश ने आरक्षण दिया, उनको लगता था कि सारी मलाई और सारी सत्ता तो ये जो बड़ी जाति के लोग हैं, जिसमें लालू जी की जाति और नीतीश जी की जाति शामिल है, एक कोई और उसमें शामिल है, इन लोगों के पास से हमारे पास कुछ आ ही नहीं पाता है। नीतीश ने पहली बार उनको रिजर्वेशन के जरिए सत्ता का स्वाद चखाया। नीतीश का दूसरा बड़ा काम, जो पहला नाम मैंने लिया महिलाओं को आरक्षण देने का, 50% महिलाएं पंचायतों में, स्थानीय निकायों में
सत्ता के ऊपर आई और उन्हें पहली बार लगा कि वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आरोप लगे कि महिलाओं के पति उनका शासन चलाते हैं, लेकिन उस शासन चलाने का गर्व महिलाओं को लगा और इसने नीतीश के पक्ष में एक अघोषित माहौल पैदा कर दिया जिसे लालू और रामविलास समझ नहीं पाए। स्कूलों में ड्रेस, लड़कियों को साइकिलें, झुंड की झुंड लड़कियां जाने लगी स्कूल। एक दृश्य बना, लोगों को लगा कि शायद इससे और आगे कुछ हो। लालू जी के जमाने में नहीं हुआ, नीतीश जी के जमाने में हो सकता है कुछ और आगे हो। इसने भी एक साइलेंट किलर का काम रामविलास जी और लालू जी के लिए किया। नीतीश के ये मास्टर स्ट्रोक थे, अति पिछड़ों को नौकरी देना, महिलाओं को नौकरी देना। स्कूलों में लगभग 2 प्राइमरी स्कूलों में 2 लाख लोगों की बहाली हुई, उन्हें नौकरी मिली। उसमें ठीक है, कुछ लोग नालायक लोग भी आए, गलत लोग भी आए, लेकिन फिर भी लोगों को लगा कि अब आशा है कि उन्हें नौकरी मिलेगी। मास स्केल पर, बड़े पैमाने पर इस आशा ने लालू जी और रामविलास जी के अवसर को एक तरीके से धूल धूसित कर दिया। और ये दोनों खरगोश, ये दोनों महाबली इस चाल को नहीं समझ पाए जो नीतीश ने बड़े धीरे से एक तरफ लालू जी को संपूर्ण पिछड़ा वर्ग से अलग कर दिया और रामविलास जी को उन्होंने संपूर्ण दलित वर्ग से अलग कर दिया। शायद नीतीश जी को भी पता नहीं था कि उनके इन कदमों का बिहार में क्या असर होगा। अनजाने में नीतीश खामोश क्रांति के बीज बो गए, कछुआ चीत किया। बिहार चुनाव के नतीजे कई मायनों में ऐतिहासिक हैं। सबसे पहली वजह ये कि बिहार की जनता ने चुनाव को जात पात के बंधन से मुक्त कर दिया है। बिहार चुनाव में नीतीश कुमार ने विकास के रथ पर सवार होकर जो तीर छोड़ा वो बिल्कुल निशाने पर लगा, जिसमें लालू प्रसाद यादव की लालटेन बुझ गई तो रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी की झोपड़ी भी उड़ गई। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथ बिहार की राजनीति में ओझल हो गए। काफी सालों बाद एक अच्छी सरकार का स्वाद चखने वाली जनता ने नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। राज्य को आगे ले जाने की फिर से उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। एनडीए गठबंधन को 3/4 बहुमत हासिल हुआ है। नीतीश कुमार की जनता दल को 115 सीटें मिली, जबकि उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को 91 सीटें। दोनों दलों को कुल मिलाकर 206 सीटों पर जीत मिली है, जबकि राजद और लोजपा गठबंधन 25 सीटों तक सिमट कर रह गए। लालू यादव का मुस्लिम और यादव वोट बैंक और रामविलास पासवान का दलित वोट बैंक किसी भी ताकतवर विरोधी को चुनाव में हराने के लिए पर्याप्त है। लेकिन चुनाव के नतीजों से ये साबित होता है कि बिहार के लोगों ने वोट बैंक की राजनीति को नकार दिया। दरअसल ये बिहार के लोगों की जीत है। बिहार की जनता बिहार को तरक्की के रास्ते पर देखना चाहती है। बिहार की राजनीति में अब तक जात पात की रोटी सेक कर राज करने वाले राजा होते थे। राजनीतिक दलों ने ये मान लिया था कि बिहार की जनता सिर्फ जाति के आधार पर ही वोट डालती है। जब लोगों ने इस बार मतदान में जो उत्साह दिखाया, युवाओं और खासकर महिलाओं ने जिस प्रकार आगे बढ़कर मतदान में हिस्सा लिया, उससे यही नतीजा निकाला जा सकता है कि बिहार की जनता ने इस चुनाव में जात पात की दीवार को गिरा दिया। वोट बैंक की राजनीति को एक सिरे से नकारा। बिहार के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अंधकार के उस दौर में फिर से नहीं जाना चाहते जहां खौफ और निराशा का जीवन अभिन्न अंग हो जाए। यही वजह है कि लालू यादव और रामविलास पासवान की पार्टियों के परंपरागत समर्थकों ने उन्हें छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी राघोपुर और सोनपुर दोनों विधानसभा सीटों से चुनाव हार गईं। अगर लोगों ने जाति के नाम पर वोट दिया होता तो राबड़ी देवी अपने ही घर की सीट राघोपुर से कभी नहीं हारती। रामविलास पासवान के भाइयों को भी हार का सामना नहीं करना पड़ता। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में काफी कंफ्यूजन फैलाया, लेकिन पार्टी को महज 4 सीटें मिली हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष महबूब अली कैसर और साधु यादव को भी चुनाव में हार झेलनी पड़ी। विश्लेषक ये कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी अगड़ी जाति का समर्थन पाएगी, जिसका नुकसान नीतीश कुमार को होगा। लेकिन बिहार की जनता जात पात की राजनीति से आगे निकल चुकी थी। नीतीश कुमार ने जनता की नब्ज को समझा, भ्रष्टाचार को खत्म करने का वादा कर उनका समर्थन हासिल किया। नीतीश विकास के मुद्दे पर डटे रहे। जात पात की राजनीति और विकास की इस लड़ाई में वोटर्स ने विकास को चुना। बिहार की जनता ने एक ऐसा फैसला दिया जिसकी उम्मीद खुद नीतीश कुमार को भी नहीं थी।
इन चुनावों ने जाति का बंधन तो ढीला किया ही, लेकिन इन चुनावों ने धर्म का बंधन भी ढीला किया। ये हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। बिहार चुनाव ने धर्म के बंधन खोल दिए या कहें तोड़ने की शुरुआत कर दी। नीतीश जी ने इसके लिए कोई खास कोशिश नहीं की, पर उनके काम ने मुसलमानों को संदेश दिया कि नीतीश उनके लिए ज्यादा लाभदायक हैं, क्योंकि बिहार में मुसलमान गरीब है। उसने लालू यादव को 15 सालों तक अपना मसीहा माना और आंख बंद करके उसका साथ दिया, लेकिन उसे वायदों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस बार उसे लगा कि जब सब लोगों को कुछ मिलेगा तो शायद उसे भी कुछ मिले, भले ही थोड़ा मिले। और इस माहौल को बनाने में जेडीयू के अली अनवर का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपको एक चीज बताएं कि नीतीश का चेहरा कुछ इस तरह का चेहरा है कि मुसलमानों को वो भरोसेमंद लगा बनिस्बत उनके विरोधियों के मुकाबले। अब इस चेहरे को चूंकि मुसलमानों ने अपना माना, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मुसलमानों ने पहली बार इस चुनाव में झूमकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को भी वोट दिया। इस बार बिहार चुनाव की खासियत ये भी रही है कि राज्य की जनता ने धर्म के नाम पर वोट को बंटने नहीं दिया। बिहार के मुस्लिम मतदाताओं ने इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया है। पहली बार बिहार के मुसलमानों ने भावनात्मक मुद्दों को दरकिनार कर वोटिंग की है। पहली बार बिहार के मुसलमानों ने पूरे राज्य की समस्याओं, विकास और सामाजिक व आर्थिक मुद्दों से खुद को जोड़कर वोटिंग की है। पहली बार बिहार के मुसलमानों ने राजनीति की मुख्य धारा में हिस्सा लिया और चुनाव नतीजों की रंगत ही बदल दी। बिहार में 16.5% आबादी मुसलमानों की है। राज्य के 87% मुसलमान गाँव में रहते हैं, सिर्फ 13% शहर में। बिहार में मुसलमान सबसे पिछड़ा समुदाय है। गांव की हालत खराब है, मुसलमान गरीब हैं, अशिक्षित हैं, बेरोजगार हैं। ज्यादातर मुसलमान भूमिहीन या छोटे किसान हैं। चुनाव के वक्त हर दल खुद को उनका मसीहा साबित करने में लग जाता है। कोई मुसलमान मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा देता है, तो कोई नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करने का आश्वासन देता है। आजादी हासिल हुए 63 साल हो गए। बिहार में हर रंग की सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन मुसलमानों की हालत साल दर साल खराब होती गई। समस्या ये है कि मुसलमानों का वोट पाने वाली पार्टियां उनकी समस्याओं को खत्म करना तो दूर, चुनाव के बाद उनके लिए आवाज भी नहीं उठाती हैं। कुछ नेताओं और राजनीतिक दलों को लगता है कि मुसलमानों को भावनात्मक विषयों में उलझाकर वोट पाया जा सकता है। इस बार ऐसे दलों और नेताओं को बिहार के मुसलमानों ने नकार दिया। यही वजह है कि अब तक लालू यादव और रामविलास पासवान को समर्थन देते आए बिहार के अल्पसंख्यकों ने उनका दामन छोड़ दिया। कांग्रेस पार्टी ने करीब 50 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और चुनाव से कुछ वक्त पहले एक मुसलमान को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से कांग्रेस को फायदा नहीं पहुंचा और पार्टी सिर्फ 4 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बिहार में करीब 54 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान मतदाताओं की संख्या 20% से ज्यादा है। इन चुनाव क्षेत्रों में मुसलमानों का समर्थन निर्णायक है। हैरानी की बात ये है कि इन 54 सीटों में से 40 से ज्यादा सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। इन सीटों पर बीजेपी या जदयू की जीत का मतलब तो यही है कि बिहार के मुसलमान और दूसरे समुदाय के लोग एक ही तरह से सोच रहे थे। उर्दू टीचर्स की बहाली, बिहार में सड़कों का बनना, स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी और कानून व्यवस्था का बेहतर होना बिहार के मुसलमानों को भी पसंद आया। चुनाव के नतीजे इस बात को साबित करते हैं कि दूसरे समुदायों की तरह बिहार के मुसलमानों ने भी एक बेहतर सरकार और विकास के पक्ष में वोट दिया। ये कहा जा सकता है कि भारत की चुनावी राजनीति में ये चुनाव मील का पत्थर साबित होगा। लालू यादव और रामविलास पासवान ने बिहार की जनता को दरअसल अपनी इच्छाएं पूरी करने का एक साधन बना लिया। पार्टी को उन्होंने घर की पार्टी बना लिया। राबड़ी देवी को लोगों ने सहन कर लिया, लेकिन जैसे ही लालू यादव ने 21 साल के अपने पुत्र
तेजस्वी को लोगों के सामने रखा, पूरी पार्टी में और उनकी खासकर अपनी जात में यह संदेश चला गया कि अब हमारे पास आगे आने का, हमारे भविष्य के लिए कोई भी स्थान बचा ही नहीं है। क्योंकि उसके बाद लालू जी अगर बेटे को लेके आएंगे, कल उनकी बेटियां भी आएंगी, उनकी पत्नी तो है ही हैं, तो मंत्री बनेगा, इनके यहां से बनेगा कोटे में। वैसे ही रामविलास जी ने, उनके परिवार के 6 लोग चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें उनके 2 भाई शामिल थे, उनका बेटा भी चुनाव में घूम रहा था। भीड़ होती थी चिराग को देखने के लिए, तेजस्वी को देखने के लिए, ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी के लिए भीड़ होती थी। लेकिन ये दक्षिण भारत नहीं है। ये दोनों नेता इस बात को क्यों भूल गए, इतने दिनों तक राजनीति में रहने के बावजूद क्यों भूल गए, कम से कम मेरी समझ में नहीं आता। इसी ने लालू यादव को उनकी जाति से दूर कर दिया और रामविलास पासवान को, जो रामविलास पासवान से सबसे बड़ी गलती हुई कि मुसलमानों का साथ उन्होंने छोड़ दिया और मुसलमानों ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद के लिए अपने भाई का नाम पेश किया, किसी मुसलमान का नाम पेश नहीं किया। और इस गलती ने पूरे मुस्लिम समुदाय को, कम से कम रामविलास पासवान से तो पूरी तरह काट दिया, जिसके लिए रामविलास जी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी जोड़ने के लिए मैं कह नहीं सकता। लालू यादव अगर अपना नाम, मैंने पहले कहा, अगर न सामने रखते और अपने बेटे को सामने न लाते तो यादव उनका साथ किसी भी तरह नहीं छोड़ते। पर लालू जी और रामविलास जी अब अगले 5 साल के लिए बिहार में लगभग इरिलेवेंट हैं, क्योंकि बिहार में विपक्ष बचा ही नहीं, लोगों ने उन्हें विपक्ष का रोल भी नहीं दिया। पर नीतीश जी के सामने चुनौतियां हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, इतनी बड़ी चुनौतियों के साथ बने हैं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। सब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार के सामने चुनौतियां क्या हैं, जिन चुनौतियों को उन्हें पूरा ही करना है, पूरा करने के अलावा उनके सामने कोई चारा है ही नहीं। थोड़ा सा इंतजार। ब्रेक के बाद आपका 2 टूक में स्वागत है। बिहार ने देश में कई चीजें भेजी हैं, जिसमें पहली बार बिहार ने देश को धर्म और जाति के खिलाफ बगावत करने का भी संदेश भेजा है। और ये संदेश इतना बड़ा संदेश है जिसे हो सकता है आगे उत्तर प्रदेश और उसके बाद गुजरात भी इसको अपनाए और ऐसे सवालों को, जिन सवालों का सीधे उसकी जिंदगी से रिश्ता नहीं है, शायद उनको किनारे करे। नीतीश कुमार की जीत मंडल के खिलाफ विचारधारा की जीत है, इसको ऐसा भी कह सकते हैं। दरअसल मंडल ने इस देश में बड़ी जागृति पैदा की, ऐतिहासिक परिवर्तन भी किए, लेकिन मंडल से आगे बात बढ़ी नहीं। जो ऊंची जातियां थीं उन्हें मंडल का लाभ मिला, उनसे निचली जातियों में वो चीज गई नहीं। जातियों में बटा ये हमारा समाज अपने अंदर के जातीय दबाव के खिलाफ भी विद्रोह करने के लिए छटपटा रहा था। नीतीश ने थोड़ा सा उन्हें मौका दिया और अब नीतीश ने जो भूख पैदा की है मजबूत जातियों के खिलाफ या जो दलितों की मजबूत वर्ग थे उनके खिलाफ, वो भूख है सत्ता की, सम्मान की, नौकरी की, विकास की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की। बिहार में डॉक्टर हेल्थ सेंटर्स में जाने लगे, शिक्षक स्कूल में जाने लगे, बहुत कम हुआ लेकिन शुरुआत हुई, जो पिछले 15 सालों में नहीं हो रही थी। पर हां, बिहार में बहुत सारी जमीन ऐसी है जिस जमीन को बंटना है, गैर मजरूआ जमीन है, सरकार के कब्जे में जमीन है, करीब 40 से 50 लाख एकड़ जमीन है। अगर इस जमीन को नीतीश जी बंटवा दें, जो चुनौती उनके सामने, अगर वो बंटवा दें तो कम से कम 40-50 लाख परिवार जो बाहर जाते हैं बिहार से, उनका जाना रुक जाए और नीतीश जी को एक ऐसा सेहरा मिले कि गरीबों की उनको इससे दुआ मिलेगी, भूमिहीनों की दुआ मिलेगी। और भूमिहीनों की ताकत बिहार में बहुत ज्यादा है। नीतीश जी, नक्सलवादियों में भूमिहीनों का हिस्सा छोटा नहीं है, इसलिए इस काम को हल्का मत समझिए, इसे कीजिए जरूर।
नीतीश कुमार की ऐतिहासिक जीत नई सरकार के लिए कई चुनौतियां लेकर आई है। बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को इसलिए वोट दिया है कि नई सरकार राज्य को आगे लेकर जाएगी, विकास का काम करेगी। इसलिए नीतीश सरकार को ऐसी योजनाओं पर अमल करना होगा जिसके दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणाम। सबसे पहले कृषि को प्राथमिकता देने की जरूरत है। अब जब इतना विशाल बहुमत मिला है तो बिहार में लैंड रिफॉर्म के बारे में सरकार को पहल करनी होगी। गांवों की हालत सुधारने के लिए भी नई सरकार को पहल करनी होगी। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें, ताकि रोजगार की तलाश में हो रहे पलायन पर लगाम लग सके। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा ताकि राज्य में निवेश करने वाले आ सकें। बिहार में बिजली और पानी की भी किल्लत है। इससे निपटने के लिए नीतीश सरकार को अविलंब रास्ता निकालना होगा। राज्य में उद्योग, कारखानों और चीनी मिलों की खराब हालत का उपाय भी ढूंढना होगा। आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास और न्याय पर भी जोर देने की जरूरत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार को बहुत कुछ करना है। बिहार के विद्यार्थियों के लिए एक रोड मैप की जरूरत है। बिहार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की जरूरत है। बिहार के अल्पसंख्यक देश के सबसे पिछड़े तबके में आते हैं। बिहार में जिस तरह नीतीश कुमार ने महादलितों के लिए योजना बनाई, वैसी ही योजना मुसलमानों के लिए भी बनाई जानी चाहिए, ताकि राज्य के मुसलमान भी सुकून भरी जिंदगी बसर कर सकें। इसके अलावा बिहार में कानून व्यवस्था को और भी बेहतर करने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार ने चुनाव प्रचार के दौरान जो वादा किया था, उसे अब अमली जामा पहनाना होगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई छेड़नी होगी। नीतीश कुमार की सरकार को अपनी दूसरी पारी में इन चुनौतियों का न सिर्फ सामना करना है, बल्कि इनके उपाय भी तलाशने हैं। बिहार की जनता के विशाल समर्थन का यही संदेश भी है। जनता के कर्ज लौटाने का यही एकमात्र रास्ता है। आखिर में आपको एक चीज बताते हैं। हम कहते थे कि नीतीश जी साधारण मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नीतीश जी ने वही किया जो एक मुख्यमंत्री को करना चाहिए, पर बिहार के लोगों ने इसे सही नहीं माना। बिहार के लोगों को लगा कि जिसने अंधेरे में एक मोमबत्ती जलाई और जिसने थोड़ा सा उजाला किया, अगर उसे दोबारा मौका दें तो वो हमारे लिए चारों तरफ रोशनी ही रोशनी कर देगा। नीतीश जी, इस आशा को समझिए, जनता ने सबको गलत साबित किया। आपको भी शायद पता नहीं था कि वो आपको सही साबित करने जा रही है, और इतना सही साबित किया कि आप उस विधानसभा में मुख्यमंत्री बन के बैठेंगे जिस विधानसभा में विपक्ष है ही नहीं। तो विपक्ष की भूमिका कौन निभाएगा? बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता। और विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए मीडिया को थोड़ी सी आजादी दीजिए। एक और कहावत आपको बताते हैं, ये नीतीश जी के लिए है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। देश आपकी तरफ देख रहा है। देश को एक नया बिहार दीजिए। बिहार के लोग आपको दिल से आशीर्वाद देंगे। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद।